प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम्स के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम नई एनसीईआरटी पुस्तक के प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आगे प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक का पुराना एडिशन है ना, उसमें जो 1.4 प्रश्नावली है वो नई बुक से हटा दी गई है। ठीक। और पुरानी बुक में जो प्रश्नावली 1.5 है, उसी वही प्रश्नावली जो है नई बुक में 1.4 है। ठीक। तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले जो है हमने सिक्स्थ लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ घटा गुणा भाग के बारे में। उसे मैं जस्ट एक मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये आपको याद है कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। इसी तरह से परिमेय तथा अपरिमेय को घटाने पर भी आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। और यदि हमारे पास नॉन जीरो परिमेय है, यानी परिमेय संख्या है लेकिन वो जीरो नहीं है, तो इसको किसी अपरिमेय से गुणा करेंगे तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से नॉन जीरो परिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग देने पर भी आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर ये परिणाम याद है तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा सम है हमारे पास कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको 5 संख्याएं दे रखी है। क्या दे रखा है? 5 संख्याएं। इन संख्याओं में से हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं जो है वो परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिए कि इस संख्या में दो पद हैं, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय, और बीच में माइनस का निशान है। ये पता है कि जब हम परिमेय में से अपरिमेय माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। तो ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। तो 3 प्लस वर्गमूल 23, ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट सीधी हट जाएगी बिना किसी चेंज के। अब ये प्लस का 23 ये माइनस का 23 आपस में कट, और ये हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। और 3 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक। और तीसरे पार्ट में वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/7। ये आपको पता है कि ये क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म है। ठीक। पी बाई क्यू का रूप है जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक है। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक। यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। जब किसी नॉन जीरो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय प्राप्त होगा। तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक। और आपको 2 पाई के बारे में भी अच्छी तरह से पता है कि 2 क्या है? परिमेय, और पाई क्या है? अपरिमेय। जब किसी नॉन जीरो परिमेय तथा अपरिमेय की गुणा होती है तो भी हमें क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक। अब ये देखिए कि यहाँ पर हम इन 500 पार्ट्स को सोल्व करना तो सीख चुके हैं। अब इन्हें हमें अपनी नोटबुक में या एग्ज़ाम में कैसे लिखना अगर क्वेश्चन आ जाए तो जैसे यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाने पर क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। इसलिए जो दी गई संख्या है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट में देखिए कि वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 हमारा कैंसिल, और बचा 3 जो कि एक परिमेय संख्या है। ओके। तो अब इसी तरह से सारे पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं।
आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर मेरी मोबाइल ऐप पर ये सारे नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एक उदाहरण को सोल्व किया था। तो यहाँ पर आपको ये 5 व्यंजक दे रखे हैं और प्रत्येक व्यंजक को हमें सरल करके दिखाना है। तो यहाँ पर 3 प्लस वर्गमूल 3 गुणा में 2 प्लस वर्गमूल 2 है। तो मैं समय बचाने के लिए यही कर देता हूँ इसे, पहले 3 की 2 के साथ गुणा और फिर 3 की प्लस रूट 2 के साथ, फिर रूट 3 की 2 के साथ, रूट 3 की रूट 2 के साथ। तो 3 गुणा 2 ये हो गया 6, प्लस 3 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा 3 वर्गमूल 2, ठीक। फिर वर्गमूल 3 की 2 के साथ, वर्गमूल 3 की 2 के साथ गुणा, ये होते 2 वर्गमूल 3, कि वर्गमूल 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 वर्गमूल 3 हो गया। और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 के साथ, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 के साथ, तो एक बार इसको चलो ऐसे ही लिख दो, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3, और इस स्टेप में 3 दूनी 6 इकट्ठा लिख देंगे, इसको इकट्ठा वर्गमूल लगा देंगे, यही आंसर होगा इसका, ठीक। अब यहाँ पर आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3, ठीक। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का, क्या लगेगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मेरा 3 है ये x है और ये रूट 3 है ये y है, ठीक। तो अब सिंपली यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स मीन्स कि 3 का स्क्र माइनस वाई स्क्र यानी रूट 3 का स्क्र। तो 3 का स्क्र हो गया 9, और स्क्र से रूट कैंसिल, ये बच गया मेरे पास 3, तो 9 माइनस 3 क्या आ गया 6, बस ये आंसर है बस। अब यादाश्त के लिए मैंने जो एक्स वाई लिखा था इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक। अब आगे थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का पूर्ण वर्ग है ये। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लगाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो पहले एक बार हमारी गलती ना हो इसलिए ये एक्स और ये वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स की रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 2xy, प्लस फार्मूले वाला 2 भी फार्मूले वाला एक्स वाई, एक्स हो गया रूट 5 और वाई हो गया रूट 2, प्लस ये वाला प्लस, और फिर वाई स्क्वायर मीन्स की रूट 2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 आ गया, प्लस 2, ये अलग अलग रूट है इनकी गुणा करके इकट्ठा लिख दूंगा, 5 दूनी 10 यानी रूट 10, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 2,
तो 5 + 2 कितना आ गया? 7 + 2√10, ये आंसर आ गया। ठीक, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। यहाँ पर √5 - √2, वर्गमूल 5 - वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 + वर्गमूल 2। तो ये a - b और ये a + b, यानी ये फार्मूला हो गया a - b गुणा a + b, या x - y गुणा x + y बराबर x² - y²। तो अब देखिए हम अपने यहाँ पर ये x और ये y, ये x और ये y, x - y गुणा x + y का फार्मूला बन गया। तो क्या बनेगा फार्मूला? x² - y²। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को दोबारा लिखे बिना सीधा कर रहा हूँ। x² यानी वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस y² यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इधर भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। 5 - 2 कितना आ गया? 3, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। c यहाँ पे क्या है? वृत्त की परिधि, और d क्या है? व्यास। चलो स्टेटमेंट को मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लिया मेरे पास ये एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक, और ये हम मान लेते हैं वृत्त का व्यास है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से अगर मैं ये परिधि मापूँ ना, यहाँ से ऐसे, तो इस परिधि की पूरी जो परिधि है ये मान लेता हूँ c है, और ये जो व्यास है, व्यास हमने कितना मान लिया? d। अब पाई की परिभाषा क्या है कि परिधि को अगर हम व्यास से भाग दे दें तो जो संख्या हमें प्राप्त आती है वही तो पाई है। ठीक, तो अब ये कहता है कि इधर हम पाई को क्या मान रहे हैं? अपरिमेय मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पाई देखिए हमें p/q का रूप नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो पाई हमें परिमेय नज़र आ रही है, लेकिन पाई को हमने मानना क्या है? अपरिमेय मानना है। तो ये तो अंतर्विरोध हो गया, अपनी ही बात का विरोध हो गया ये तो। ठीक, तो इस अंतर्विरोध का आप निराकरण कैसे करेंगे भाई? ये अपने अंदर ही लड़ाई होगी ना। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पाई c/d है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये तो किसी दूसरे के साथ झगड़ा नहीं हुआ ना, अपनी बात का विरोध हो गया ये तो। ठीक है, तो इसका समाधान कैसे करेंगे, इसका निराकरण कैसे करेंगे हम? तो वास्तव में होता क्या है, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कोई अंतर्विरोध वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्या को हम लिखते हैं p/q के रूप में। ठीक, और p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन अब c/d के केस में देखिए, पाई की परिभाषा के केस में देखिए, यहाँ पर जो ये c हमें जो मापनी है ना, हमारे पास ऐसी कोई भी एक्यूरेट टेक्निक नहीं है कि हम इस परिधि को, इस गोल परिधि को, इस गोलाई को पूरा पूरा सही सही ढंग से माप सके। ऐसे हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। तो इसमें हमें या तो सी हमें क्या मिलेगी? अपरिमेय मिलेगी। ठीक है, सी हमें क्या मिलेगी? अपरिमेय मिलेगी, या फिर डी अपरिमेय मिलेगी निश्चित रूप से। ठीक, तो इनमें से हमें एक तो अपरिमेय मिलेगी कम से कम।
ठीक, या दोनों भी अपरिमेय हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो इस तरह से जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को हम आपस में भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक, तो जब इस तरह की संख्याओं का आपस में भाग होगा तो आपको क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही तो मिलेगी। और पाई को हमने क्या कहा है? अपरिमेय संख्या ही तो कहा है। देखिए, अब हम इस बात को समझ तो चुके हैं। अब हम अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त की परिधि सी तथा व्यास डी को बिल्कुल ठीक नहीं माप सकते, इसलिए या तो सी या डी या दोनों निश्चित रूप से अपरिमेय होगा। इसलिए पाई बराबर सी बाई डी भी एक अपरिमेय है, इसलिए यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इससे पहले हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल था, और जैसे वर्गमूल 2 हमें करना था तो एक इकाई लंबाई हमने यहाँ ली, एक इकाई लंबाई यहाँ ली, और एक समकोण त्रिभुज बनाई। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है आपको अच्छे से याद है कि ये कितना था? वर्गमूल 2। इसको हमने मापा, और ये जैसे संख्या रेखा है इस पर यहाँ पर हमने इसको ले जा कर के कट कर दिया, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु P प्राप्त हो गया था जो वर्गमूल 2 के बराबर था। इसको हमने 0 माना, तो ये P बिंदु वर्गमूल 2 को निरूपित करता था। इसी तरह से जैसे वर्गमूल 2 मिलने के बाद हमने अगर यहाँ पर एक इकाई लंबाई और ली, 90 डिग्री का कोण बनाया, ये हमें इसी तरह से वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ना, उनमें एक ऐसे समकोण त्रिभुज हम तैयार कर सकते हैं जिसका कर्ण आपको इन संख्याओं के माप के बराबर मिल जाएगा। लेकिन जब संख्याएं ऐसे पॉइंट्स के रूप में आ जाए तब ये वाला फार्मूला हमारा कामयाब नहीं है, ये वाला तरीका हमारा कामयाब नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को के वर्गमूल को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, इसके लिए पहले मैं एक इसके लिए पहले मैं एक रचना बनाऊंगा। उस रचना के स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना। रचना बनाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए कि 9.3 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अपने स्केल की हेल्प से एक 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये देखिए 0 से लेकर के हमने क्या करना है, 9.3 तक हमने इसको जाना है। ये पूरी 9 हो गई, 9.1, 2 और 3। ठीक, मेरे हिसाब से हो गई। ये थोड़ा सा बारीक है, मुझे इतना कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये 9.3 जो है यहाँ पर संख्या रेखा एक हमने रेखाखंड ले लिया है। ठीक, और इस रेखाखंड को मैं रेखाखंड ए बी का नाम दे देता हूँ। ठीक, किसका नाम दे दिया? ए बी का। अब मैं बिंदु बी पे क्या करूँगा, एक इकाई लंबाई और ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर। देखिए बी बिंदु पर हमने एक इकाई लंबाई इसको और आगे बढ़ा दिया है। ठीक, बढ़ाने के बाद जो बिंदु आया इसे हम बिंदु सी का नाम दे देते हैं। अब मुझे क्या करना है, ए सी का मध्य बिंदु फाइंड आउट करना है। अब ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रकार उठाऊँगा और अंदाजे से जितनी हमारी ये ए सी रेखा जो है ना, इसका आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मैं प्रकार खोलूँगा, जो कि लगभग आधे से ज़्यादा ऑलरेडी है।
ठीक, ये प्रकार खोलने के बाद मैं क्या करूँगा कि एक चाप हम ऊपर लगाएंगे। ठीक, और उतनी ही खुली प्रकार रख करके एक ऐसी ही चाप हम इस रेखा के नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक, फिर प्रकार को उतना ही खुला रखना है, हिलाना नहीं है। आपने प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखना है और जो पहले आपने जो चाप लगाई है उनको आपस में क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक, कुछ ऐसे। ठीक, और फिर ऊपर वाले को भी हमने इसी तरह से कट कर देना है। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे कि अपना स्केल लेकर के और जो ये यहाँ से कट लगे ना दोनों चाप, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे इनको। अब हमें यहाँ पर ये एक मध्य बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो गया और इस मध्य बिंदु को मैं बिंदु ओ का नाम दे देता हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अपने प्रकार को एक बार फिर से उठाएंगे और इस मध्य बिंदु पर मैं प्रकार की नोक को रखूँगा और इस प्रकार को बिंदु ए तक खोल लूँगा मैं। कहाँ तक खोलूँगा, बिंदु ए तक, ऐसे खुल गया। थोड़ा सा नहीं, बस अब आ गया। ठीक, और फिर इस पेंसिल को पकड़ा और घुमा दिया। ये देखिए एग्जैक्टली बिंदु सी पर आना चाहिए आपका। अगर ये बिंदु सी पर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपके कंस्ट्रक्शन में मध्य बिंदु ज्ञात करने में कहीं ना कहीं कमी है। फिर आपने क्या करना है, अपने चांदे की हेल्प से चांदे को बी पे रखना है और यहाँ पर एक समकोण ड्रॉ करना है। ठीक है, बी से बिल्कुल एक सीधा 90 डिग्री का कोण आपने ड्रॉ करना है। कहाँ तक, जो इस चाप को टच हो जाए। क्लियर। ऐसे। अब ये जो लंबाई है ना बी से, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो। जैसे आपने ए बी सी पहले नाम दे रखे, इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ। ये जो बी डी लेंथ जो है ना, ये क्या है, ये वर्गमूल 9.3 के बराबर होगी। तो क्या बताया मैंने, ये जो बी डी लेंथ है ये किसके बराबर होगी, वर्गमूल 9.3 के बराबर होगी। ठीक, तो अब यहाँ से इतना प्रकार हम खोल लेंगे और इधर हम मार्क कर देंगे। ठीक, लेकिन अभी तक के जो रचना के स्टेप है वो देखिए। पहले आपने ए बी लेना है, कितना, जिस 9.3 का वर्गमूल है तो इसको 9.3 ही लेना है। अगर आपके पास कोई और संख्या है तो उतना ले लेना। उसके बाद बी सी को एक इकाई लेना है यहाँ पर। ठीक, फिर ए सी का आधा कर देना है, जो मध्य बिंदु आए उसको बिंदु ओ का नाम दे देना है। अब मध्य बिंदु पे प्रकार की नोक रख करके आपने इस तरह से एक चाप लगा देनी है। बी पे एक समकोण ड्रा कर देना है। ठीक, अब जो इस समकोण की जो लंबाई होगी जो इस चाप को टच करेगी, यानी बी डी जो लंबाई है, ये हमारा जो वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसके बराबर होगी। अब ये क्यों होगी ये भी समझाऊंगा, लेकिन पहले पूरी रचना समझ लीजिए आप। अब इसको अगर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है ना, तो हम क्या करेंगे, आगे तक संख्या को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने प्रकार उठाएंगे और प्रकार की नोक को रखा बी पे और पेंसिल को रखा हमने खोला डी तक और फिर आगे एक चाप हम लगा देंगे, ये लो जी। ठीक, तो इस संख्या रेखा का बी जो है वो शून्य पे आ जाएगा। ठीक, अगर बी को हम शून्य माने तो ये जो बिंदु, इसको मैं बिंदु पी कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, बिंदु पी। ये वर्गमूल 9.3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक।
अब देखिए कि रचना के स्टेप्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इनको अपने नोटबुक पर लिखने के लिए आप यहाँ स्क्रीन से कॉपी कर सकते हैं। सभी स्टेप्स बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिख दिए हैं। अब आप कहोगे सर कि हम कैसे यकीन कर लें कि बी डी वर्गमूल 9.3 ही है, इसकी जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। तो देखिए ए बी हमने कितना लिया था, हमने लिया था 9.3। एक मिनट, ए बी हमने कितना लिया था, ये लिया हमने 9.3। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी 9.3 में हमने एक इकाई और जोड़ा था ये वाला, ठीक। तो ये हो गया 10.3, ठीक। तो अब फिर हमने ये जो हमारा 10.3 यानी एक ए सी जो निकला है ना, उसका हमने आधा किया था। आधा करने से ओ ए तथा ओ सी ये दोनों बराबर के हिस्से हो गए ना। तो क्या बोला मैंने कि ओ ए, जितना ओ ए है उतना ही हमारा ओ सी है, जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है। और ये क्या है, ए सी का आधा है, यानी 10.3 का आधा। 10.3 का आधा करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 5.15, ठीक। इसको 2 से भाग करके देख लेना आप। अब यहाँ से एक चीज़ और है कि अगर मैं यहाँ से एक रेखा ड्रा करूँ ना, यहाँ डी तक, ठीक है, थोड़ी सी मोटी हो गई, ठीक, पतली कर दिए। तो ये देखो आपको ग्रीन कलर की अलग ही दिखाई दे रही है। अब जितना ओ है, जितना ओ ए है उतना ही ओ डी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी, ये एक ही अर्धवृत्त की त्रिज्या है, जैसे ये भी और ये भी, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है और उतना ही ओ डी है हमारे पास, ठीक। अब मुझे इस समकोण त्रिभुज में मुझे ओ डी मिल गया, कितना मिल गया, 5.15, ठीक। अब मैं चाहूँगा कि मुझे ओ बी भी मिल जाए, ओ बी। ओ बी कितना होगा भाई, ओ बी होगा ए बी में से ओ ए माइनस कर दो। ओ बी क्या होगा, ए बी में से ओ ए माइनस कर देंगे। अब ए बी हमने शुरू में लिया ही था कितना, 9.3। यहाँ से यहाँ तक शुरू से स्केल से माप के लिया था ना, 9.3। और ओ ए अभी हमने निकाल लिया, 5.15। तो ये जब मैं घटाऊंगा तो ये बचेगा 4.15, ठीक। अब ये आ गया अपने पास 4.15, यानी इस समकोण त्रिभुज का आधार आ गया मेरे पास, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण भी आ गया। अब मुझे लंब निकालना है, पाइथागोरस लगा दूंगा, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ बी स्क्वेयर, ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ बी स्क्वेयर। अब ओ डी स्क्वेयर क्या है, 5.15 का स्क्वेयर, 5.15 का स्क्वेयर माइनस ओ बी 4.15 का स्क्वेयर, ठीक। अब देखिए इनका स्क्वेयर करके फिर माइनस करूँगा तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगा देता हूँ। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 5.15, ए प्लस बी, बी क्या है 4.15 गुणा में ए माइनस बी, 5.15 माइनस 4.15, ठीक। अब 5 और 4 9 और 1.5 ये 3 हो गया। तो इन दोनों का जोड़ आएगा 9.30 या 9.3, क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट ज़ीरो का कोई महत्व नहीं है हमारे यहाँ पर।
और ये बचेगा 1। तो मेरे पास ये आ गया 9.3। ठीक, ये बी डी का स्क्वायर आया है, बी डी का स्क्वायर। और अब बी डी कितना आ जाएगा, ये 9.3 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक, तो ये होगी इसकी जस्टिफिकेशन। ठीक, आगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चार व्यंजक दिए हुए हैं। इन व्यंजकों के हरों का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण आपको याद है कि व्यंजक के हर में यदि कोई परिमेय संख्या है तो उस व्यंजक को इसी के तुल्य दूसरे व्यंजक में बदलना, ताकि नीचे अपरिमेय संख्या के बजाय एक परिमेय संख्या आ जाए। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है हर को परिमेय संख्या में बदलने का, इसको हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। और हर के परिमेयकरण में यदि किसी व्यंजक के हर में अगर इकलौती इस तरह से एक अपरिमेय संख्या है तो उसको चेंज करना काफ़ी आसान होता है। हम क्या करते हैं कि उसी संख्या से गुणा कर देते हैं और उसी से ही यहाँ पर भाग कर देते हैं। तो ऊपर आ गया वर्गमूल 7 और नीचे वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की गुणा 7। बस यही आंसर आ गया। और दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर दूसरे पार्ट में आपको दिया है कि 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। तो इस तरह से अगर हमें दो पद दिए हो ना, जैसे एक और ये दूसरा, तो इस तरह से दो पद दे रखे तो बीच में जो साइन है अगर माइनस का है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वर्गमूल 7 ये वाला साइन माइनस का है तो मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, उल्टा लगाऊंगा मैं यहाँ से। ठीक है, विपरीत लगाऊंगा। और जो अब ये आ गया इसी से भाग। ठीक, तो अब देखिए ऊपर तो एक से ही गुना है तो एज इट इज़ रह जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी वर्गमूल 7 का स्क्वेयर माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वेयर। ठीक, फार्मूला कौन सा लगाया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक्स की जगह मेरे पास यहाँ वर्गमूल 7 और वाई की जगह वर्गमूल 6 है। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 अपॉन वर्गमूल 7 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पर भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 7 - 6, 7 - 6 1 आ गया। तो ये उत्तर आ गया वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। ठीक, यही आंसर है। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो मैं √5 माइनस √2। ठीक, और √5 माइनस √2। ठीक, एक बार जैसे स्टेटमेंट लिख के ऐसे इसके बराबर करना था, मैंने समय बचाने के लिए सीधा कर दिया इसको। √5 माइनस √2 बटे में वही फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी √5 का स्क्वेयर 5 हो गया और वर्गमूल 2 का स्क्वेयर 2 हो गया। 5 - 2 3, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में 3, ये आंसर आ गया बस। ठीक, अब आगे फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे
कि वर्गमूल 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। ठीक, ऊपर तो सेम यही रह जाएगा, वर्गमूल 7 प्लस 2, और नीचे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। वर्गमूल 7 का स्क्वेयर 7 और 2 का स्क्वेयर हो गया 4। तो ये वर्गमूल 7 प्लस 2 बटे में 7 माइनस 4 3 आ गया। बस यही आंसर है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं वो समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।